हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज की क्लास आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का सेकेंड पार्ट लेके आया हूं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को व्याकरण का परिभाषा बता चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को वर्ण पढ़ाया, और वर्ण का जो परिभाषा होता है उसको बताने के बाद वर्ण दो प्रकार के होते हैं, और उसमें से एक प्रकार जो होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण को हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, और आज की क्लास में मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण पढ़ाने के लिए आया हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज बहुत ही अच्छा तरह से इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपके समय को ज़्यादा न बर्बाद करते हुए मैं आगे की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बाबू? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक आज का जो है बाबू, वह व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए हम परिभाषा से सबसे पहले देखेंगे कि वैसे वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। ठीक है बाबू? चलिए एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। देखिए बाबू, व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण को कहेंगे जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है। ठीक है? तो चलिए इसके प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। बारी बारी से इनके सभी प्रकार को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण की। किसकी अध्ययन करेंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण का। ठीक है? स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम क वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? क वर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, य, इसे हम त वर्ग, च वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बाबू? च वर्ग कहते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर आता है ये ट, ठ, ड, ढ, बड़ी न, इसे हम ट वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ट वर्ग बोलेंगे। इसके बाद फिर देखिए त, थ, द, ध, छोटी न, इसको हम त वर्ग बोलेंगे। और उसके बाद आता है प, फ, ब, भ, म। यहाँ देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो स्पर्श व्यंजन वर्ण में है हम लोगों को पढ़ना है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये देखिए क वर्ग में भी क, ख, ग, घ, अंग 5 हुए। च वर्ग में भी च, छ, ज, झ, य 5 हुए। ट वर्ग में भी 5 हुए, त वर्ग में भी 5 हुए और प वर्ग में भी 5 हुए। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन वर्णों की जो संख्या होता है बाबू, वह 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण के बाद क्या अध्ययन करना है? अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण। क्या अध्ययन करना है बाबू? अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है? तो चलिए अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण में क्या पढ़ना है हम लोगों को? य, र, ल, व, यानी य, र, ल और व को हम अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 4 होता है। अंतः अस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है बाबू? 4 होता है। ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे उष्ण व्यंजन वर्ण। उष्ण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, इसको हम बोलते हैं उष्ण व्यंजन वर्ण। बाबू अब आप लोग सोचते होंगे कि इसे उष्ण व्यंजन वर्ण क्यों नाम रखा गया। तो चलिए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे बाबू हम तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो है वह गर्म वायु निकलता है। क्या निकलता है? गर्म वायु निकलता है। नहीं होता है तो एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करके देख लीजिए बाबू, बोल के देख लीजिए। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। जब आप बोलिएगा तो आपके मुंह से
गर्म हवा निकलेगा। क्या निकलेगा? गर्म हवा। इसीलिए इसके उच्चारण को हम इसका नाम जो होता है इसको हम उष्ण व्यंजन वर्ण रखते हैं और इसकी जो कुल संख्या होता है वह 4 होता है। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है या संयुक्त व्यंजन वर्ण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? अक्ष, त्र, ज्यों, इसको ज्ञ नहीं बोलना है, ज्यों बोलना है। क्या बोलना है? ज्यों। इसके बाद श्र। आप पापा की नाम में जो श्री लगाते हैं वही श्री वाले स हैं, इसको भी हम लोग संयुक्त अक्षर में रखेंगे। समझे? संयुक्त व्यंजन वर्ण में इसे हम पढ़ेंगे। चलिए बाबू, अभी आप लोग पढ़े हैं अंत-अस्त व्यंजन वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि यह जो स्पर्श व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़े हैं, ये जो स्पर्श व्यंजन वर्ण पढ़े हैं, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो अभी जानकारी नहीं हुआ है, उसे हम अब इकट्ठा करेंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, कहाँ से हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि देखिए क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है बाबू वह कंठ है। अब कैसे है? तो आप लोग जो है स्वयं इसको प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि हम जो केवल बोलेंगे तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा, या समझ में आता भी है तो आप भूल सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद रहे तो आप इसे मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। क, ख, ग, घ, अंग। जैसे हम क, ख, ग, घ, अंग बोलते हैं तो हमारे जो यहाँ दिल से फेफड़ा से जो आवाज़ हवा निकलता है, हमारे फेफड़ा से जो हवा निकलता है वो हमारे कंठ से होकर के तब जा कर के मतलब वॉइस क्रिएट कर रहा है। ठीक है बाबू? तो यहाँ जो क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है बाबू? कंठ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे च, छ, ज, च, छ, ज, झ, यह क्या है? च वर्ग है। क्या है बाबू? च वर्ग है और इसका उच्चारण स्थान जो होता है यह तालु होता है। क्या होता है बाबू? च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। जैसे आप च, छ, ज, झ, यह बोलते हैं तो उस वक्त आपके जो अंदर से वायु निकलता है, जो आप सांस जो लेते हैं, जो ऑक्सीजन आप बाहर छोड़ते हैं, वह ऑक्सीजन जो होता है ना वह तालु से टकरा करके और वॉइस को क्रिएट करता है च, छ, ज, वाले। ठीक है? जैसे कि हम लोग पढ़े हैं च, छ, ज, झ, य। तालु से क्या होता है? वॉइस मेरा क्रिएट होता है। कहाँ से क्रिएट होता है वॉइस मेरा बाबू? तालु से क्रिएट होता है। ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट, ठ, ड, ढ, बड़ी न। इसको जो है हम क्या कहते हैं? ट वर्ग कहते हैं और ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो मुर्दा होता है। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए मेरे साथ। ट, ठ, ड, ढ, बड़ी न। ठीक है बाबू? चलिए इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये जो प, फ, ब, भ, म है बाबू, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। हमारे दोनों ओष्ठ जब एक दूसरे से स्पर्श करती है तो हमारे अंदर से जो निकलने वाले वो ऑक्सीजन होता है वह क्या होता है? हमारे दोनों ओष्ठ से टकरा करके और वह वॉइस क्रिएट करता है। यानी हम जो प, फ, व का उच्चारण करते हैं ना वो हम अपने दोनों ओष्ठ के संपर्क में आने के बाद करते हैं, इसलिए हम प, फ, व को क्या बोलते हैं बाबू? उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। प, फ, व का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है बाबू? एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि बच्चे ना इस तरह से अगर क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, यह याद तो कर लेता है बट कुछ समय के बाद, 2 महीने के बाद, 2 दिन के बाद, 6 महीना के बाद क्या होता है? वह भूल जाता है इसे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे
कैसे आप लोग याद करेंगे जो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको जो है बाबू इसका उच्चारण स्थान याद नहीं रहेगा तब तक आप एग्ज़ाम में कहीं भी फंस सकते हैं, क्योंकि आपको 8वीं से लेकर और 12वीं कक्षा तक इससे आपको 2 से 3 नंबर अवश्य आएगा उच्चारण स्थान से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जानने की कोशिश करूँगा कि जैसे देखिए के कवर्ग के पीछे हम के लिखे हुए हैं, चवर्ग के पीछे टी लिखे हुए हैं, और टवर्ग के पीछे एम लिखे हैं, तवर्ग के पीछे डी लिखे हैं, पवर्ग के पीछे ओ लिखे हैं। इसका मतलब होता है कि के टी एम डी ओ, यानी कि देखिए जब बच्चा जो होता है ना, बच्चा बहुत ज़िद्दी होता है, आप लोग भी ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बच्चे जो है कह रहे हैं अपने पिता से कि KTM दो, क्या कह रहे हैं, KTM दो, KTM गाड़ी। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को देखते हैं तो कहते हैं कि मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो KTM दो। तो बाबू जिस समय आपको ये उच्चारण स्थान याद नहीं रहे उस समय आप याद कर लीजिएगा KTM दो। KTM का मतलब हुआ कवर्ग, और कवर्ग यानी कंठ, के से कंठ, और टी चवर्ग के पीछे जो टी लगा इसका मतलब ये होता है कि चवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह टी से दंत, क्या होगा, टी से तालु, टी से तालु होगा, एम से मूर्धा होगा, डी से दंत होगा, ओ से ओष्ठ होगा। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, KTM दो, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। समझ में आ गया आप लोगों को, KTM दो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आगे जो है क्या पढ़ना, उत्क्षिप्त पढ़ना है, उत्क्षिप्त वर्ण पढ़ना है। उत्क्षिप्त वर्ण किसे कहते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण हम कहते हैं ये जो अंगा पढ़ते हैं ना, अंगा में जब बुनका, देखिए आप लोग कभी सड़क पढ़ते हैं तो सड़क पर जो होता है स र क, ये बड़ी र जो हो गया भाई, ये तो हमने अभी तक वर्ण में कहीं पढ़ा ही नहीं, तो फिर ये कहाँ से आ गया, उस समय आप लोग फंस जाइएगा। तो इसीलिए इसको जो होता है ना उत्क्षिप्त वर्ण में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, उत्क्षिप्त वर्ण में रखा गया है। और यह जो ढ है जिसमें बिंदी लगा हुआ है यह भी क्या है, उत्क्षिप्त वर्ण है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार। क्या पढ़ेंगे, अनुस्वार। ये जो देखते हैं ना, अतः यानी दो को जो बिंदु होता है एक साथ, अतः ये जो डबल बिंदु लग रहा है ना, यानी और अनुस्वार को मिला के जो अनुस्वार है यह भी, इसकी भी संख्या 2 है। तो अब लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण समझ चुके होंगे, अंतस्थ व्यंजन वर्ण समझ चुके होंगे, उष्ण व्यंजन वर्ण समझ चुके होंगे, और संयुक्त व्यंजन वर्ण भी समझ चुके होंगे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बाबू कुल वर्णों की संख्या कितना होता है, तो उस वक्त आप लोग नहीं फंसे, उस वक्त आप लोग बता दें कि कुल कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए स्वर वर्ण जो होता है बाबू, स्वर वर्ण वह 11 होता है। कितना होता है बाबू, स्वर वर्ण जो होता है वह 11 होता है। व्यंजन जो होता है, व्यंजन वर्ण वह कितना होता है, 33 होता है। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन वर्ण यानी उष्ण व्यंजन वर्ण हो गए संयुक्ताक्षर। इसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होता है इसकी संख्या 4 होता है। और यह उत्क्षिप्त जो होते हैं इसकी भी संख्या 2 होता है। और उत्क्षिप्त जो होता है बाबू वह उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या 2 होता है, और अनुस्वार वर्णों की संख्या भी 2 होता है। तो कुल मिलाकर कितना होता है बाबू, 11 और 33 को जोड़ेंगे तो 44 होगा, और 4 को जोड़ेंगे तो 48 होगा, और 2 और 2 4, तो 48 और 4 52। कुल वर्णों की संख्या जो होता है बाबू वह कितना होता है, कुल वर्णों की संख्या यानी कहाँ लिखे हैं, कुल
वर्णों की संख्या 52 होता है। कितना होता है बाबू? 52 होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इस व्यंजन वर्ण का परिभाषा नोट कर लेंगे। उसके बाद ये सारे ये जो है इसको नोट कर लेंगे प्रकार को, फिर स्पर्श व्यंजन वर्ण को नोट कर लेंगे, फिर अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण, संयुक्त अक्षर, इसको याद नोट करने के बाद फिर स्पर्श व्यंजन वर्ण का ये जो उच्चारण स्थान है इसको नोट कर लेंगे। इस सारे को नोट करने के बाद फिर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण, इसके बाद फिर अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, और इसके फिर हम उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। फिर इसका मतलब टोटल जो वर्णों की संख्या होगा इसको हम लोग इस तरह से आज मैं आप लोगों को व्याकरण का जो वर्ण टॉपिक है उसको हम ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।